बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनकर वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी। दिनकर जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। जी नमस्कार अमलेंदु भाई। जी नमस्कार। और कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया है। तो दिनकर जी, आज की चर्चा का हम लोगों ने जो विषय रखा है वो उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन एक योजना रोजगार की शुरू की और बहुत उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और कई करोड़ लोगों को उसमें रोजगार देंगे। तो और योगी मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश का वो एक बढ़िया मॉडल है और सबको अनुकरण करना चाहिए। तो चूंकि आप मजदूरों की समस्याओं पे ही काम करते हैं और मजदूरों की समस्याओं को लेकर के आप अदालत से लेकर के और जनता तक सड़क तक संघर्ष करते हैं, तो इसलिए हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये योगी मॉडल है क्या और आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई कि कोई मॉडल भी जो बनाना पड़ रहा है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि इतना बड़ा विस्थापन हुआ और गैर सरकारी आंकड़ों पर अगर भरोसा किया जाए तो 12 करोड़ लोग जो हैं वो विस्थापित हुए। 15 अगस्त 1947 के बाद ये सबसे बड़ा विस्थापन जो है वो आज़ादी के बाद हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके लिए सिर्फ जो दिशाहीन तरीके से और बिना किसी तैयारी के आगे की परिस्थितियां सोचे बिना जो लॉकडाउन किया गया वो जिम्मेदार है और इस लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो हम ये पहले तो जानना चाहेंगे कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि अब जो है वो रोजगार बांटने की जो है वो ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं और ढोल पीटे जा रहे हैं। और उसके बाद ये समझेंगे कि ये योजना क्या है और इसका क्या ज़मीनी असर है और ये किस तरीके से कामयाब होगी या कामयाब नहीं होगी या क्या इसके परिणाम होंगे। दिनकर जी, आप अपनी बात करें। देखिए अमलेंदु भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाप धोने का एक मोदी जी द्वारा किया गया प्रयास है और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना मोदी जी ने कही है वह अपने आप में एक भद्दा मजाक रोजगार के प्रश्न पर केंद्र और उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मैं आपको कुछ बातें तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं। हमारी वित्त मंत्री जी ने इस योजना की घोषणा करते हुए और आप जानते हैं कि इसका उद्घाटन 20 जून को प्रधानमंत्री जी ने बिहार के खगड़िया जिला से किया और 26 तारीख को उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया। पहली बात कि यह इस योजना के उद्देश्य में ये कहा गया कि ये प्रवासी मजदूरों को जो भयंकर कष्टदायक जीवन जी रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए और रोजगार भी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई। इसके लिए बजट आवंटित किया गया 50,000 करोड़ रुपए और यह देश के सिर्फ 116 जिले में है और 6 राज्यों में वो जिले हैं जिनमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 38 में से 32 जिले इस योजना और झारखंड के सिर्फ 3 जिले इस योजना में, जबकि छत्तीसगढ़ इसमें है ही नहीं। राजस्थान इसलिए शामिल कर लिया गया कि लोग ये ना कहें कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही ये लागू हो रही है और राजस्थान के भी वह जिले शामिल नहीं किए गए जो खुद नीति आयोग द्वारा
पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े जिले बताए गए हैं, जिन्हें आपका भारत सरकार महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित करती है। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि महज 116 जिले क्यों? क्या सिर्फ 116 जिले के ही लोगों ने विस्थापन का दंश झेला? क्या सिर्फ 116 जिले में ही प्रवासी मजदूर है देश में? इसका क्या आधार है? भारत सरकार को इसको बताना चाहिए। देश की जनता पहला इस सवाल पूछना चाहती है और मैं हस्तक्षेप के माध्यम से इस देश की सरकार से इस सवाल को पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात, जो आपने बजट आवंटित किया वो आपने 50,000 करोड़ रुपया आवंटित किया, और आपको मैं बताऊं कि इस योजना में सड़क, रेलवे, पुल, शौचालय, सरकारी भवन, ग्राम पंचायत के सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्र, यह सारे निर्माण कार्य वह सब इस योजना में सम्मिलित किए। और ये जितने नाम मैंने आपको सामने रखे हैं अमलेंदु भाई, यह सब पक्का निर्माण कार्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की खुद मनरेगा की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई पक्का निर्माण कार्य होता है तो उसका 60% धन वह मटेरियल में खर्च होता है, 40% धन ही वह रोजगार में खर्च होता है। तो आप 50,000 करोड़ में 60% तो हटा दीजिए, माने 30,000 करोड़ खत्म हो गया। अब 20,000 करोड़ को आप 116 जिले में बांट, तो वो करीब 180 करोड़ रुपए लगभग एक जिले को आवंटित होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोनभद्र जिले में अकेले 1700 से ज्यादा ग्राम पंचायत है और इससे बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या है। अगर आप उनको ग्राम पंचायत वार बांट दें तो बमुश्किल चंद लाख रुपए उस ग्राम पंचायत में जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि वह योजना जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 125 दिन तक लागू रहेगी, वह योजना जिसमें क्षमता और योग्यता के अनुसार काम देने की बात है, वह योजना जिसमें 300 रुपए मजदूरी देने की बात है, उस योजना के लिए ये जो बजट आवंटन हुआ है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं समझता हूं कि शायद एक दिन का भी रोजगार लोगों को उपलब्ध हो जाए तो यह अपने आप में बड़ी बात होगी। तो यह प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का छलावा कर रही है, ये बेहद दुखद है और बेहद ही शर्मनाक और कष्टप्रद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सोनभद्र, चंदौली, उत्तर प्रदेश में जिस दिन प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को इन्होंने इसमें शामिल किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक पिछड़े जिले, जिनको मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने कहा, जो आदिवासी दलित बाहुल्य जिले हैं, और मैं तो अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूं, उन 3 जिलों में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के गांव-गांव में मैंने दौरा किया है। और मैं आपको बताऊं कि सोनभद्र की दुधी तहसील का तो शायद ही कोई गांव होगा, अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट को हम हटा दें, जहां से कम 50 से लेकर 100 की संख्या में लोग पलायन न करते, बाहर न जाते, क्योंकि वहां खेती किसानी भी बहुत पिछड़ी है। वहां जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का, वहां से पावर जनरेट होता है, कोयला निकलता है, ये सारी चीजें होती हैं। बावजूद इसके सोनभद्र के स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिलता, उन्हें बाहर जाना पड़ता है कमाने के। अब उन जिलों को आपने इसमें शामिल ही नहीं किया, जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़िया मजदूर आपको हर जगह मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ को आपने इसमें शामिल ही नहीं किया, जो देश के पिछड़े राज्यों में एक आता है। झारखंड का मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 जिले शामिल किए गए, जबकि पूरे झारखंड से बहुत बड़ी संख्या में पलायन है। बिहार चुनाव है और इसलिए आपने उसमें 38 में से 32 जिले शामिल किए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार की अवधारणा भी
भारत सरकार की जो है वह भी अपने आप में एक हास्य का ही विषय है। एक दिन का रोजगार देके आंकड़ेबाजी कर देना है। सच्चाई है कि रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब होता है सुरक्षित जीवन। हम अपनी श्रम शक्ति को बेचेंगे और उसके बदले में जीवन के अंत तक आप हमारी जीवन की सुरक्षा करें। यह मतलब है रोजगार का। और इसी अवधारणा पर आप जानते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ी और पेंशन से लेके सोशल सिक्योरिटी तक के राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 47, आर्टिकल 21 के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए उनको देने का काम किया गया जी। तो मैं समझता हूं कि रोजगार एक दिन का रोजगार नहीं कि आपने एक दिन आंकड़ा दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं मोदी जी आए बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब 1 करोड़ रोजगार आप एक दिन दे दीजिए, कह दीजिए 1 करोड़ रोजगार दे दीजिए, तो वो आंकड़ा है, उससे आप अपनी वाहवाही बटोर सकते हैं, अखबार की सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन इससे मजदूरों की जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। और दुखद है, मैं अमलेंदु भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी संख्या में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जी। अभी कानपुर में आत्महत्या कर ली पति पत्नी ने पैसे के अभाव में, बाराबंकी में आत्महत्या कर ली। पूरे उत्तर प्रदेश में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी और योगी जी से भी कि वो मजदूरों के साथ मजाक न करें, उनके सम्मान को ठेस न पहुंचाएं, उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए एक नया रास्ता आर्थिक बदलाव का लेने का काम करें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो और अब देखिए, अब जैसे सरकार तो दावा कर रही है कि ये योगी मॉडल जो है बहुत अच्छा है, और प्रधानमंत्री ने भी जो है मुख्यमंत्री की बड़ी तारीफ करी कि उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया, सब दिखाया। लेकिन ये रास्ता जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं रास्ता दिखाया, मैं फिर इस बात पर लौट के आना चाहता हूँ कि आखिर इसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उस दिन प्रधानमंत्री ने एक बात कही। पहले तो जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लागू किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और हम 21 दिन में कोरोना को जीतेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा 21 दिन में। और उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पता नहीं कोरोना कब उससे मुक्ति मिलेगी, कोरोना से, और 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए। तो प्रधानमंत्री मतलब कहना क्या चाहते हैं कि मतलब जो 21 दिन में कहा था भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, तो पहले तो भारत के जीतने और कोरोना के हारने की कोई लड़ाई थी ही नहीं, कोई युद्ध जैसी स्थिति थी ही नहीं। तो ये तो एक अज्ञात शत्रु है, मतलब अदृश्य शत्रु है, तो आप उस पर बंदूकों से प्रहार तो करेंगे नहीं कि वो हारेगा और कौन जीतेगा। और जिस मोर्चे पे उससे लड़ने की तैयारियां होनी चाहिए थी वो था स्वास्थ्य का मोर्चा, कि क्या आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने जो है 3 महीने का लॉकडाउन हो गया, इस 3 महीने के लॉकडाउन में आपने कितने नए वेंटिलेटर्स की स्थापना की, आपने कितने नए अस्पताल बना लिए, कितने नए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की आपने भर्ती कर ली। तो ये सब चीजें तो मुझे लगता है कुछ हुई नहीं है, ना इस पर कोई बजट का एलोकेशन हुआ। जो आर्थिक पैकेज की घोषणा एक तरीके से की गई, हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि ये कोरोना का पैकेज नहीं है, ये आर्थिक सुधार का पैकेज है, लेकिन उस आर्थिक सुधार के पैकेज में भी कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मूलभूत चीजें होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए, उन पर तो कोई खर्च की घोषणा हुई नहीं। तो ये मतलब किस तरीके की तैयारी है, ये कौन सा योगी मॉडल है और कौन सा मोदी मॉडल है इस लड़ाई से लड़ने का? देखिए अमलेंदु भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस और भाजपा जिस वैचारिक दर्शन से चलते हैं वह हिटलर और मुसोलिनी का है। और हिटलर के एक मंत्री थे, वो कहते थे कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो वह सच साबित हो जाता है। तो दरअसल
पूरी ट्रेनिंग ही उस फिलोसफिकल स्कूल से हुई है, और झूठ भी बड़ा खूबसूरती से बोला जाता है, इस तरह से कि आप उस झूठ पे विश्वास करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस योगी जी के मॉडल की चर्चा मोदी जी ने यहाँ आके की और कहा कि देश के अन्य राज्य उस योगी जी के मॉडल से सीखें, यहां तक वो कह गए कि दुनिया के कई देश भी इस मॉडल से सीखें। उस मॉडल की जमीनी हकीकत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लॉकडाउन चालू हुआ, पूरे प्रदेश की निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम, सबकी आईपीडी ओपीडी बंद कर दी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में लोग मर गए। गर्भवती महिलाओं का, इसी लखनऊ में मैं आपको बताना चाहता हूं, 84% गर्भवती महिलाओं को अस्पताल की सुविधा डिलीवरी के समय नहीं मिली। कई उसमें मर गई और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित। हम गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से हमने रिट दाखिल की और ये ऑर्डर हाई कोर्ट से बाध्य हुआ, योगी जी की सरकार को होना पड़ा और उन्हें यह आदेश देना पड़ा कि आईपीडी ओपीडी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों खुली। जिस योगी मॉडल की चर्चा हो रही, मैं सिर्फ एक सवाल आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको तो यूएनओ ने नहीं बुलाया। यूएनओ ने तो केरल की शैलजा टीचर को बुलाया। अगर आपका योगी मॉडल इतना सक्सेसफुल था तो काहे यूएनओ ने उसको नोटिस नहीं दिया? आपके स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं बुलाया? तो ये एक झूठ का लवादा ओढ़ के चीजों को लाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की जमीनी हकीकत क्या है? रोजगार सृजित कहां से होगा? रोजगार सृजित होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, रोजगार सृजित होगा उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से, रोजगार सृजित होगा उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आप जानते हैं पिछले 3 सालों से एक्सपोज हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, लेकिन कोई भी एक इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नया नहीं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। और ये अखिलेश जी के समय से चल रहा है, मायावती जी के समय से चल रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं। आप रोजगार कहां से दे रहे हैं? छोटे मझोले उद्योग, आप कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, मऊ, उसका बुनकारी का उद्योग पूरी देश में प्रसिद्ध है। वहां की लुंगी पूरे देश में बेची जाती है और उस मऊ के अंदर आप जानते हैं 72 रुपए पावरलूम के लोगों को बिजली सस्ती मिलती थी, जिसको जुलाई से बंद कर दिया। अभी नोएडा के एक व्यापारी से हमारी कल बात हुई, उसने उत्साहित होके भारत सरकार की स्टार्टअप योजना से उत्साहित होके उसने अपना उद्योग लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि लॉकडाउन में बर्बाद हो गया। 100 केवीए का उसने कनेक्शन लिया था, वो कनेक्शन वो कल कटवा के अर्जी दिया। हमारे नेता है दुर्गा प्रसाद जी, इंजीनियर है, उनसे उसने अपनी व्यथा बताई। आपने बिजली का बिल और ईएमआई माफ करने की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ये छोटी सी डिमांड भी स्वीकार नहीं की। आपका एमडी पावर कॉर्पोरेशन ये लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि आज ये 30 जून आज है, आज तक आप पैसा जमा कर दीजिए अपना बकाया, तो 1 जुलाई से आपको फिक्स चार्ज में माफी मिली। एफआईआर दर्ज हो रही है बिजली बिल के बकाये पर। आप वहीं नोएडा गाजियाबाद में पता करिए, आपको पता चलेगा। कोई छोटा लघु उद्योग करने वाला अपना उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत आपने बना दी। उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हमारी रोजगार में हैं, काम कर रही हैं, उनकी दुर्दशा देखिए। आप बात जो भी करिए, लेकिन आप महिलाओं की हालत देखिए। महिला सामख्या एक संस्था है, उत्तर प्रदेश की 1989 से चल रही है। उस महिला सामख्या की 800 महिलाओं को 2 साल से वेतन नहीं मिला। 181 वुमेन हेल्पलाइन चल रही है। उस 181 वुमेन हेल्पलाइन में 351 महिलाएं काम कर रही हैं। योगी जी की सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जी ने
2017 में उसका 64 जिलों में उद्घाटन किया। 12 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। कोरोना महामारी में भी वो महिलाएं गाड़ी लेके घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का रेस्क्यू की है, उनकी मदद की है। आप उनका 12 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, और जब वो तनख्वाह मांग रही है तो उनको नोटिस नौकरी से निकालने तक की दे दी जा रही। अरे आप बातें कर रहे हैं। आंगनबाड़ियां जो काम करने वाली हैं, आप 62 साल पे आप सोचिए, 30-30 साल, 40-40 साल जिन आंगनबाड़ियों ने अपनी जिंदगी का उत्तर प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने में लगाया, पोषाहार बांटने में लगाया, उन्हें बिना ग्रेच्युटी दिए, बिना पेंशन दिए नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। आप नए रोजगार सृजन की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग रोजगार में हैं उनका वेतन तो सुनिश्चित कर दीजिए। अगर इतना ही कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी पूरी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल, आप उत्तर प्रदेश में घूम के देख लीजिए, चाहे बर्तन का उद्योग हो, चाहे कालीन का उद्योग हो, चाहे बुनकारी हो, हमारी लखनऊ की चिकनकारी हो, ये सब बर्बाद हो गया और सरकार की तरफ से कोई मदद। और ये कोरोना से पहले हो रहा है, कोरोना ने तो और भी तबाही को बढ़ा दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी मॉडल की जो बात की जा रही है, उस मॉडल में कोई दम नहीं है, उस मॉडल में खोखलापन है। और उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई जन राजनीति का निर्माण हो, जो सहकारी खेती को बढ़ावा दे, जो उद्योग धंधे को, छोटे उद्योग धंधों को मदद करे, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा करे, उनकी नौकरी की सुरक्षा करे। ऐसा उत्तर प्रदेश में हमें जरूरत है अर्थव्यवस्था को बनाने की, जो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को मजबूत करे, जो रोजगार सृजन करने वाली अर्थव्यवस्था को निर्मित करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन के अधिकार की गारंटी करे, जो पर्यावरण की सुरक्षा करे। 1 जुलाई से, कल से मुख्यमंत्री जी वृक्षारोपण शुरू करने जा रहे हैं। कौन वृक्ष लगते हैं अमलेंदु भाई? लंठस, यूकेलिप्टस। हमने कल पत्र दिया है और हमने ये मांग की है कि आप इस वृक्षारोपण में फलदार वृक्ष लगाइए और उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी आप आदिवासियों को दीजिए, वनवासियों को दीजिए, उनकी कोऑपरेटिव कमेटी को दीजिए। पर्यावरण भी बनेगा और साथ साथ आजीविका का इंतजाम भी होगा। उत्तर प्रदेश मॉडल क्या है? लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है, काले कानूनों में, फर्जी मुकदमों में जन आंदोलन के लोगों को उठा के जेल भेजा जा रहा है। दारापुरी जी आपके सामने है, मुख्यमंत्री जी ठोक दो की नीति बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल जो है वह योगी मॉडल विकास विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। आपको मैं बताऊं, भारत सरकार ने तो वेरिएबल डीए रोका था कर्मचारियों का, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कर्मचारियों के 6 भत्ते ही खत्म कर दी। ये कौन सा मॉडल है? और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ये मॉडल राष्ट्रीय स्तर पे न खड़ा हो, नहीं तो ये और भी तबाही को पैदा करेगा। और यह जो मॉडल है इसके बरखिलाफ लोकतंत्र और आजीविका के लिए उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन की, जनता की जितनी भी ताकत है उन सबको एक मंच पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम अंत में आपके माध्यम से फिर अपील करेंगे कि योगी जी, रोजगार आप दें या न दें, कम से कम जो महिलाएं हैं, इतना तो रहम कीजिए कि जो महिलाएं हैं उनका वेतन दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 करोड़ रुपया सिर्फ महिला समाख्या का आवंटन होता है और ये मजाक है कि इस बार के वित्तीय वर्ष में महिला समाख्या के लिए 1000 रुपए बजट का आवंटन किया गया। 10 करोड़ रुपया तो विधानसभा की चाय और बिस्किट में खर्च हो जाता है। ऐसी योजना जो महिलाओं को शिक्षित करती हो, संगठित करती हो, जागरूक करती हो, उस योजना को मारने के लिए आपने कोई निर्णय नहीं लिया कि हम योजना खत्म कर रहे हैं। आपने पैसा ही बजट अलॉटमेंट बंद कर दिया। यही हाल है 108 के जो हमारे ड्राइवर हैं स्वास्थ्य के, वो 3 दिनों से धरने पे बैठे हैं।
उनका 3-3 महीने का वेतन बकाया है। आप कहते हैं कि लॉकडाउन अवधि का वेतन मिलना चाहिए, क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है? 181 की लड़कियों का, जिन्होंने कोरोना में आपने कुछ नहीं दिया उनको, बावजूद इसके उन्होंने रेस्क्यू किया, बचाया, बेसहारा लोगों को ला के अस्पतालों में भर्ती कराया, उन लड़कियों का वेतन नहीं दे रहे हैं और आप इस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरी ये आपके हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार से विनती है कि वह वेतन दे और जो लोग अभी रोजगार में हैं उनके रोजगार को सुरक्षित रखे। बाकी बातें वो क्या करते हैं वो तो वक्त बताए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो इस योगी मॉडल की और मोदी मॉडल की जो है वो जो सच्चाइयाँ थी वो सामने रखी। बहरहाल लोगों को रोजगार मिले या ना मिले, लोगों को वेतन मिले या ना मिले, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुश हो सकते हैं कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका अभी तक गुजरात मॉडल जो था वो एक मॉडल के रूप में पेश किया जाता था, हालांकि पटेल आंदोलन जब हुआ गुजरात में और उसके बाद अब जो कोरोना में जब जिस तरीके से चीजें निकल कर के आई गुजरात की, तो सारा गुजरात मॉडल की पोल एकदम खुल गई। लेकिन अगर गुजरात मॉडल का हीरो जो है वो अगर योगी मॉडल की तारीफ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को खुश हो लेना चाहिए कि गुजरात मॉडल के प्रणेता और गुजरात मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। असली में गुजरात मॉडल के अमलेंदु भाई गुजरात मॉडल की इसलिए तारीफ नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में आपदा में अवसर की तलाश कर ली गई है, डब्बा को वेंटिलेटर बना दिया गया है, वो मामला खुल गया है, इसलिए गुजरात मॉडल अब चर्चा में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। वहाँ ट्रम्प को लाके अहमदाबाद को भी नमस्ते ट्रम्प के जरिए तबाह कर दिया गया। नहीं, वो तो नमस्ते ट्रम्प जहाँ जहाँ ट्रम्प जी के चरण पड़े वो सब जगह तबाह हो गई, वो चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, और जहां जहां ट्रम्प के लोगों के पैर पड़े वो चाहे मुंबई हो, मतलब सब। और ये भी आपको बता दूं कि योगी मॉडल में आगरा मॉडल की बड़ी चर्चा थी। आगरा मॉडल का ये हालत है कि 11 प्रमुख सचिव जाके आगरा मॉडल ठीक कर रहे हैं। तो ये मॉडल जो है वो आप कैसे चलते हैं और कितने चलते हैं, तो इस पे हम लोग बहस नहीं करेंगे, ये जनता के सोचने का विषय है और जो मॉडल की चर्चा कर रहे हैं उनके सोचने का विषय है। हम लोग तो सिर्फ जो तथ्य हैं उन पे आपसी विचार विमर्श कर सकते हैं कि क्या चीजें सही होनी चाहिए और क्या चीजें गलत है, उनको ठीक किया जा सकता है, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। अब ये सरकार के ऊपर है और जो हमारे नीति निर्माता हैं उनके ऊपर है कि वो हम लोगों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। हालांकि ये सरकार किसी की बात नहीं सुनती है और ये सरकार अपने लोगों की भी बात नहीं सुनती है, जो उसके अंदर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो कलेक्टिव भावना इस सरकार में काम करने की नहीं है। यहाँ एक ग्रुप बन जाते हैं, वो ग्रुप जो है सब चीजें तय कर रहे हैं, तो ये इस डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह भी है एक तरीके से। बहरहाल अब जो भी है, जो भी चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम अपनी बात को रखते रहना है, हम इसी तरीके से अपनी बात को रखते रहेंगे, सरकार सुने या ना सुने। दिनकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक सूचना पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।